हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू अशोका इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। मैं जीआईसी प्रवक्ता 2020-21 की बात कर रहा हूं। तो परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद अब आप सभी लोग भी बहुत चौकन्ने और बहुत सीरियस हो गए होंगे। तो मैं भी इसी परीक्षा की तिथि घोषित होने के पश्चात ही अब नियमित रूप से अपना वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं और प्रश्नोत्तर श्रृंखला मेरे द्वारा अब शुरू शुरू की जा रही है। जैसा कि आप अवगत हैं कि मैं इकोनॉमिक्स के लिए पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए मैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला शुरू करूंगा। और प्रश्नोत्तर श्रृंखला इस तरह से होगी कि एक प्रश्न में जो 4 विकल्प होंगे उन सभी की व्याख्या की जाएगी और इस तरह से उन व्याख्याओं को देखते हुए एक प्रश्न 4 या उससे अधिक प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा। तो इस तरह से हर प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण होंगे। जहाँ तक इकोनॉमिक्स की बात है तो इकोनॉमिक्स की जो नेचर है वो बड़ी टेक्निकल टाइप की है। आप समझ जानते हैं, इकोनॉमिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट की तरह की प्रवृत्ति का है, तो इसको रट के समझा नहीं जा सकता। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एज द इकोनॉमिक सब्जेक्ट इज कंसर्न। सो कहीं से भी प्रश्न लेकर नहीं बल्कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिए जाएंगे, जिससे एक एक टॉपिक आपको क्लियर होता चले। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी तभी आ पाएगी जैसे जब आप एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, उसके पश्चात दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। आप आगे का टॉपिक नहीं जान सकते, समझ सकते, जबकि आप जब तक आप पीछे उससे लिंक्ड टॉपिक को न समझ पाएँ। सो जो जो स्टडी होगी वो इंटरलिंक्ड होगी, जिससे चीज़ों को आसानी से समझा जा सके, समझ के स्तर पर कमी न रहे। क्वालिटेटिव एंड एथेंटिक स्टडी मटेरियल विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर बेस्ड होगी पूरी ये श्रृंखला। इसलिए बहुत ही धैर्य से और बहुत ही सीरियसली सिंसियरली इसको देखना पड़ेगा। तो लगातार वीडियो शुरू से अंत तक बड़े एकाग्र भाव से एकाग्र चित्र होके देखेंगे तो बहुत ही लाभ मिलने वाला है। प्रारंभ किया जाएगा कंज्यूमर्स बिहेवियर से, उपभोक्ता के व्यवहार से ही, क्योंकि सिलेबस में भी आपके यहीं से प्रारंभ होता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आगे बढ़ेंगे। यह टॉपिक जो कंज्यूमर्स बिहेवियर है, उपभोक्ता का व्यवहार है, ये इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, खासतौर से व्यष्टि अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण और पहला ही टॉपिक होता है। और यहाँ से 3 4 5 प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में, चाहे वो बड़ी परीक्षाएं यूपीएससी की हो, यूपीपीसीएस हो, टीजीटी पीजीटी हो, नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इन सारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न होते हैं। तो लगभग 3 से 5 प्रश्न ये टॉपिक कवर करेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। इस पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा पहले ही टॉपिक से। इस वीडियो में डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व के बारे में, सीमांत उपयोगिता के बारे में, बजट लाइन के बारे में, गिफिन गुड्स इत्यादि के बारे में क्वेश्चंस होंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू, परीक्षा के दृष्टिगत रखते हुए, इसलिए पूरी वीडियो देखें। सब्सक्राइब यदि हमारा चैनल अशोका इंस्टीट्यूट न किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कृपा करके अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आप पहले उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और देन
मेरी एक्सप्लेनेशन बड़े ध्यान से सुनिए, बेहतर होगा कि नोट्स बनाते चलें, क्योंकि जो मटेरियल आपको कई पुस्तकें पढ़ने के बाद मिलेगा शायद वो यहाँ एक ही जगह मिल जाएगा। सो पेशेंसली एंड सिंसियरली इस वीडियो को देखें और आनंद आएगा और बहुत ज़्यादा लाभ भी होने वाला है। पहला प्रश्न, किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है। किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है यानी मांग क्या है? वस्तु की इच्छा है, वस्तु की आवश्यकता है, वस्तु की मांग की मात्रा को मांग कहते हैं, या किसी निश्चित समयावधि में निश्चित मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा है। तो वस्तु की मांग क्या है? दरअसल मांग केवल इच्छा ही नहीं, मांग न केवल इच्छा ही नहीं, आवश्यकता भी नहीं है। मांग मात्रा किसी वस्तु की मांग की कुछ मात्रा को कह देने से कि इतनी मात्रा हमें यह चाहिए, या किसी ने इतनी मात्रा की मांग की, वो भी नहीं होगा। किसी निश्चित समयावधि में निश्चित मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा, यानी यहाँ समयावधि में एक निश्चित समयावधि होनी चाहिए, उस समयावधि में एक निश्चित मूल्य भी दिया होना चाहिए, और तब उस मूल्य पर जो मांगी गई मात्रा होगी उसे किसी वस्तु की मांग कहा जाएगा। यानी वस्तु की मांग होने के लिए ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। कोई समयावधि हो, जैसे भारत में लोहे की मांग 1 करोड़ टन हुई, तो एक वर्ष में यानी 2019-20 में एक निश्चित मूल्य पर, यानी मान लिया जाए कि 2500 रुपये 3500 रुपये क्विंटल पे, और 1 करोड़ टन हुई। इस तरह से ये तीन चीज़ें जब दी जाएंगी तब आप कहेंगे कि यह मांग है अर्थशास्त्र की दृष्टि से। तो इस तरह से यहाँ पहले प्रश्न का चौथा यानी डी क्वेश्चन, डी आंसर करेक्ट है। तो दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले का आंसर डी है। दूसरा, मांग के नियम के अनुसार, यानी मांग का नियम क्या है? जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, और जब मांग घटती है तो कीमत बढ़ती है। जब मांग घटती है तो कीमत भी घटती है। 4 विकल्प हैं, कौन सा सही होगा? दरअसल मांग का नियम क्या है? मांग का नियम यह कहता है कि वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमतों का ये संबंध है। पहली बात, मांग का नियम। और कैसा संबंध है? मांग का नियम यह बताता है कि मांग की मात्रा कीमत बढ़ने पर घटती है और कीमत घटने पर बढ़ती है। यानी कीमत और मांग मात्रा एंड डिमांड, इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होगा। यानी कीमत बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और कीमत घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरह से इन्वर्स रिलेशनशिप बताने वाला P और D के बीच में, यानी P और Q क्वांटिटी के बीच में जो नियम है वो मांग का नियम है। तो इस तरह से विकल्प C सही होगा। जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। तो वेरी गुड, आप लगातार प्रश्नों के उत्तर अपने से देते रहें, हर विकल्प पर विचार करने के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 3, उपभोक्ता का मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है। उपभोक्ता का मांग वक्र, डिमांड कर्व, कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? तटस्थता वक्र से, लॉरेंज वक्र से, आय उपभोग वक्र से, या कीमत उपभोग वक्र से? आप जानते हैं कीमत उपभोग वक्र, प्राइस कंजम्पशन कर्व,
ये क्या बताता है? विभिन्न प्राइसेस पर, अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग कंजम्पशन के पॉइंट्स को यदि जोड़ने से जो वक्र प्राप्त होता है, जो कर्व प्राप्त होता है, उसे प्राइस कंजम्पशन कर्व कहते हैं। और ये पीसीसी कर्व है जो उपभोक्ता के मांग वक्र जहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। सो जो डिमांड कर्व है, इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द पीसीसी कर्व, कीमत उपभोग वक्र से। तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा। चौथा, अनधिमान वक्र की विशेषता नहीं है। अनधिमान वक्र की विशेषता नहीं है। इंडिफरेंस कर्व की विशेषता कौन सी नहीं है? अनधिमान वक्र एक दूसरे के समानांतर होते हैं। अनधिमान वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। अच्छा, एक ही चीज लिख किया है। और अनधिमान वक्र की मूल बिंदु से दूरी अधिमानता क्रम को व्यक्त करती है। आप देखेंगे, यदि आप देखें कि अनधिमान वक्र कैसे होते हैं, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। पहली बात तो ये, यानी मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है, ये सही है। अनधिमान वक्र की मूल बिंदु से दूरी अधिमानता क्रम को व्यक्त करती है, यानी मूल बिंदु से जितनी दूरी होंगी, जैसे ये अधिमानता क्रम को व्यक्त करेगी, यानी कि नीचे वाला अनधिमान वक्र ऊपर वाले अनधिमान वक्र से कम संतुष्टि देगा, यानी ये अधिमानता क्रम को व्यक्त करता है, जो प्रेफरेंस का ऑर्डर व्यक्त करता है। ये सही बात है, क्योंकि यह जो ऊंचे वाला अधिमान वक्र है, ये इंडिफरेंस कर्व जो है, ये नीचे वाले की अपेक्षा अधिक संतुष्टि देगा। तो ये भी सही है। अनधिमान वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं, ये भी ठीक बात है, क्योंकि यदि एक दूसरे को काट देंगे, इस तरह से काटते हैं, तो अनधिमान वक्र क्या शो करता है? यह दो वस्तुओं के संयोग, ऐसे संयोगों को व्यक्त करता है जो समान संतुष्टि दे सकें, यानी इस कर्व पे कहीं भी जितने भी संयोग हैं सब समान संतुष्टि देंगे। तो जब यह एक दूसरे को काट देंगे तो ये एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां काटेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे यह भी अनधिमान वक्र, ये भी, दोनों समान संतुष्टि देने लगेंगे, जबकि यह संभव नहीं है। इसलिए ये गलत, ये भी सही है। तो अनधिमान वक्र एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ये गलत है पहला। इसलिए अनधिमान वक्र की विशेषता यह नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, अनधिमान वक्र एक दूसरे के समांतर होते हैं, यानी ये विशेषता नहीं है। राइट, ओके। देन उस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होता है जब बजट रेखा तटस्थता वक्र के ऊपर होती है, तटस्थता वक्र के नीचे होती है, तटस्थता वक्र की स्पर्श रेखा होती है और एक तटस्थता वक्र को काटती है। आपने देखा होगा कि ये मान लीजिए बजट रेखा है, ये तटस्थता वक्र है, इस तरह से। तो उपभोक्ता संतुलन में कहाँ होगा? संतुलन में वहाँ होगा जहाँ बजट रेखा, यानी ये रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श कर रही है, जहाँ जिस पॉइंट पे दोनों के ढाल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि बजट रेखा क्या बताती है कि इस पॉइंट पर यक्स वस्तु की, मान लीजिए यक्स वस्तु है, वाई वस्तु है, तो दो वस्तुएं हैं, यक्स और वाई वस्तुओं
के जो मैक्सिमम संयोग है उसको ये खरीद सकता है इस रेखा के द्वारा। यानी जो खरीद सकता है एक उपभोक्ता वो इस रेखा तक ही खरीद सकता है, तो इस रेखा के द्वारा खरीद सकता है। इससे नीचे यदि वो खरीदता है, यानी मान लीजिए इस इंडिफरेंस कर पे खरीदेगा तो कम खरीदेगा, ये और ज़्यादा खरीद सकता है। तो संतुष्टि प्राप्त करने के लिए इस रेखा पर ही होगा, ये निश्चित हो गया। दूसरा ये कि वो मैक्सिमम सबसे ऊंचे अनधिमान वक्र पर जाना पसंद करेगा, क्योंकि संतुष्टि का स्तर ये अनधिमान वक्र दिखाते हैं, तो सब ऊंचा अनधिमान वक्र अधिक ऊंची संतुष्टि को दिखाएगा। तो मैक्सिमम वो कहाँ जा सकता है, हालांकि अनुमान वक्र ये वक्र ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन वो उस बजट से बाहर है, इसको खरीद नहीं सकता। यहाँ इस अनधिमान वक्र के जो संयोग हैं, जो वस्तुएं हैं, उसको खरीद नहीं सकता, क्योंकि उसकी बजट लाइन यहाँ है। इस तरह से अल्टीमेटली वो क्या करेगा कि उसी बजट लाइन के कॉन्स्टेंट में रहते हुए उस अनधिमान वक्र पर रहेगा जहाँ वो एक दूसरे को काटेंगे, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तटस्थता वक्र की स्पर्श रेखा होती है, न ऊपर और न नीचे, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, सीमांत उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता क्या है, वस्तु के एक इकाई के योग से उसकी कुल उपयोगिता में परिवर्तन। एक इकाई के योग से एक विशेष वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, वस्तु के मूल्य में एक परिवर्तन के कारण प्राप्त उपयोगिता में परिवर्तन, वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीदने के कारण कुल उपयोगिता में परिवर्तन। ये चौथा सही है। दरअसल सीमांत उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता किसी सीमांत उपयोगिता है किसी वस्तु के कई वस्तुएं मान लीजिए क्रय की जा रही हैं, तो उससे जो यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है, उसके पश्चात जो अंतिम वस्तु है, जो अंतिम यूनिट है, उससे जो प्राप्त उपयोगिता हुई वो है। यानी अतिरिक्त यूनिट खरीदने के कारण कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हुआ, मान लीजिए ये था अंतिम वस्तु, यहाँ ये ली गई, तो अंतिम वस्तु यानी अंतिम इकाई, वस्तु की अंतिम इकाई को खरीदने से जो प्राप्त वो कुल उपयोगिता बढ़ गई। तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हुआ, इस उपयोगिता में परिवर्तन जो हुआ है, यही परिवर्तन वस्तु की सीमांत उपयोगिता होगी। तो कुल उपयोगिता में से अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता को घटा देने पर जो प्राप्त होगी उपयोगिता, जो संख्या, वो सीमांत उपयोगिता होगी। तो इस तरह से छठा प्रश्न जो है, आपने देखा कि कुल उपयोगिता, इसको यदि हम एक सूत्र के रूप में व्यक्त करें, तो ये मान लीजिए TU कुल उपयोगिता है, और तो TU n माइनस TU n-1 हो जाएगा। यानी कुल उपयोगिता, उसमें से जो अतिरिक्त एक अंतिम इकाई से प्राप्त जो उपयोगिता है, उसको घटा देने पर सीमांत उपयोगिता आ जाएगी। ओके, नाउ 7, एक उपभोक्ता की बजट रेखा का समांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना दर्शाता है। बजट रेखा का समांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना, मान लीजिए बजट लाइन ये है, बजट लाइन है। अब इसी के समांतर यदि शिफ्ट हो जाती है, मान लीजिए इस तरह से, तो ये क्या दिखाएगा, वस्तु का मूल्य गिरा, एक वस्तु के लिए उपभोक्ता की पसंद में परिवर्तन आया, C है उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई, और D है कर की दर में वृद्धि हुई। वास्तव में यदि एक बजट लाइन है, यदि
मान लीजिए एक्स वस्तु ये है, ये वाई है, तो एक्स वस्तु की यदि कीमत में मान लीजिए कमी आती है, कीमत कम हो जाती है एक्स वस्तु की, तो एक्स वस्तु की मांग में बढ़ेगी, वृद्धि होगी, तो ये बजट लाइन यहाँ से इस तरह से ऐसे होने लगेगी, ये होगी और आगे शिफ्ट हो जाए इस तरह से। वाई एक्सिस पर ये समान पॉइंट रहेगा, केवल एक्स एक्सिस बढ़ता जाएगा। वाई वस्तु की मात्रा की कीमत बढ़ेगी तो ये उल्टा होगा, एक्स पर यहाँ समान रहेगा, इस तरह से होगा, यहाँ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब यहाँ आप देख रहे हैं कि बजट रेखा समानांतर शिफ्ट हो रही है, इसका अर्थ ये है कि ये कीमतों में परिवर्तन का नहीं है बल्कि आय में परिवर्तन हुआ है। तो जब पूरी आय ही बढ़ती जा रही है तो बजट रेखा को शिफ्ट कर दे रही है। तो बजट रेखा में शिफ्टिंग जो होती है, समांतर शिफ्ट जो होता है वो भी दाहिनी ओर, ये क्या हो जाएगा, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी। यदि आय में कमी होती तो ये बाईं ओर शिफ्ट होगा, यानी पीछे आ जाती, इस तरह से होता। तो कभी भी यदि बजट रेखा एक एक्सिस पर स्थिर है और दूसरे एक्सिस पर आगे बढ़ रही है तो कीमत में परिवर्तन हुआ है वस्तु के, और जब बजट रेखा शिफ्ट हो रही है समांतर तो हमेशा उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। तो इस तरह से इसका इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। कॉफ़ी और चाय स्थानापन्न वस्तुएं हैं, अतः कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से होगा। चाय के आपूर्ति वक्र में दाहिनी ओर खिसकाओ, चाय के आपूर्ति वक्र में बाईं ओर खिसकाओ, चाय के मूल्य में गिरावट, और चाय के मांग वक्र में ऊपर की ओर खिसकाओ। यदि चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट्स में क्या है कि मान लीजिए कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होती है, यदि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि हुई, कॉफ़ी का मूल्य बढ़ेगा तो यानी प्राइस बढ़ गई कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी तो लोग क्या खरीदना पसंद करेंगे, चाय खरीदना पसंद करेंगे, यानी चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो चाय के आपूर्ति वक्र में दाहिनी ओर खिसकाओ, चाय के आपूर्ति वक्र में बाईं ओर खिसकाओ, चाय के मूल्य में गिरावट, चाय के मांग वक्र में ऊपर की ओर खिसकाओ, यानी चाय का मांग वक्र ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर डी सत्य है। तो ऐसे में जहाँ स्थानापन्न वस्तुएं हैं वहाँ आप इस तरह से देखेंगे कि स्थानापन्न वस्तु यदि एक वस्तु किसी वस्तु के मूल्य और स्थानापन्न वस्तु के मांग में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, तो यहाँ स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में यानी वृद्धि हुई है तो यहाँ इसके मांग में, डिमांड में भी ऊपर की ओर वृद्धि होती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार डी विकल्प सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 गिफिन वस्तुएं हैं। निम्न श्रेणी की वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं, निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी। दरअसल गिफिन वस्तुएं वे हैं जिनकी कीमत घटने पर भी मांग घट जाती है, यानी यहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता, यानी एक तरह से निकृष्ट टाइप की वस्तुएं हैं। निम्न श्रेणी की वस्तुओं में भी एक विशेष श्रेणी की ऐसी वस्तुएं हैं जो निम्न से भी निम्नतर होती हैं, जिनकी कीमत घटती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये इस वस्तु को लेना नहीं चाहिए, कीमत घट रही है तो ये चीज़ ठीक ही नहीं है, इसलिए इसकी कीमत घट रही है। तो ऐसी मानसिकता जब आ जाती है तो ऐसी वस्तुएं निम्न श्रेणी की विशेष वस्तुओं में आती हैं, यानी गिफिन वस्तुएं कहते हैं। क्योंकि गिफिन जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने इसको नाम दिया था, इसलिए इसे गिफिन श्रेणी की वस्तुएं कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है, गिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव क्या होता है।
आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव, यह दोनों सामान्य के लिए ऋणात्मक होते हैं, लेकिन गिफिन वस्तुओं के लिए यह सामान्य के लिए धनात्मक होता है। जैसे मान लीजिए आय बढ़ी, आय बढ़ी तो आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। तो आय बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ गई तो कैसा प्रभाव है? ये धनात्मक प्रभाव है, पॉजिटिव है। लेकिन यदि आय बढ़ी और मांग घट गई, जैसा कि भी कहा गया था कि कीमत घटने या बढ़ने से, उसी तरह से आय से भी, आय के भी रिस्पेक्ट में इसको देख सकते हैं। तो आय बढ़ी तो जो निम्न श्रेणी की वस्तुएं हैं प्रायः आय बढ़ने के बाद उनको कम लेना लोग पसंद करते हैं, बल्कि जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जो और अच्छा, आय बढ़ने का मतलब और अच्छी चीज़ें लेना, और जो निम्नतर श्रेणी की वस्तुएं उनको अवॉइड करना। तो इस तरह से इनमें क्या संबंध हो जाएगा? जब आय बढ़ी तो डिमांड जो निम्नतर श्रेणी की यानी गिफिन वस्तुएं उनकी घट गई, तो इसमें संबंध क्या हुआ? ऋणात्मक संबंध हुआ। इस तरह से गिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह वीडियो पसंद कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे जो मैं कहने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लगातार आप इन्हें देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यह प्रारंभ है, धीरे धीरे चीज़ें और भी अच्छी होती जाएंगी। शेयर करने का प्रयास कीजिए, और मैं फिर कहूँगा कि आप कुछ और किताबों का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हमारे वीडियो लगातार देखते रहेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप जिस परीक्षा के लिए यानी पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो आपकी संभावना है वो लगा और भी बढ़ जाएगी, और आप इस कार्य में हर हाल में विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।